हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे और हमेशा की तरह जैसा कि आपको लोगों को मालूम है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन हम सुबह 9 बजे विपिन चंद्रा जी की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसे आप हिंदी में आधुनिक भारत का इतिहास भी कहते हैं, इस किताब के अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उसके ऊपर हमारा डिस्कशन लगातार हो रहा है, जो कि इस क्रम में दिए हुए हैं। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए 1, 2 और 3 ये 3 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। अब हम चौथे चैप्टर में हैं और इस चौथे चैप्टर का भी एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसे जब कंप्लीट कर लेंगे तो आगे के सीक्वेंसेस में पढ़ेंगे। ऐसे करते हुए तो 13 चैप्टर्स हैं, फाइनली हम उसको पूरा करेंगे। सो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो लेसन नंबर 4 में है, जिसका टाइटल है ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। इस चीज़ को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा आगे चल करके कि हमने इसमें कई सारे सबटाइटल्स पढ़े थे। इन सबटाइटल्स में ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन के बारे में पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने उस सेशन को नहीं देखा है उसे ज़रूर जा करके देखिएगा। नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज, ठीक है, इसके ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है। साथ ही साथ हमने इसके अलावा जो है सेना के ऊपर चर्चा करी थी, और सेना यानी कि आर्मी, और साथ ही साथ पुलिस, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं न्यायिक संगठन, कानून के शासन और कानून के सम्मुख समानता की। इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारा डिस्कशन आज का होने वाला है। तो जैसा कि आप सब विद्यार्थियों को मालूम है कि इन सब चीज़ों के हो जाने के पश्चात ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, मतलब इसके पहले का जो शासन है इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हो चुका है। क्या कुछ इसमें और भी बाकी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसके अलावा हम लोग लोकोपकारी कार्यवाहियां, आधुनिक शिक्षा का प्रसार इत्यादि के ऊपर भी चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि लाइफ फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के लिए, जिसके लिए आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं विरद लाइव। इस कोर्स से कोई भी जुड़ सकता है। आप इसको परचेज करेंगे ऐप या वेब से जा करके और आसानी से इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। और इसे लाइव इंटरेक्शन के साथ आप देख सकते हो। ये कोर्स कल से मतलब 20 तारीख से शुरू हो चुका है, 20 जून 2022 से, और शाम को 6 बजे अलग अलग दिन, अलग अलग सब्जेक्ट, टॉपिक्स, सारा शेड्यूल आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। बेहतरीन प्रिपरेशन आप यहाँ पर स्टडी आईक्यू आईएएस की कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू आईएएस के साथ में। तो चलिए एमसीक्यू का सेशन शुरू करेंगे, लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हर बार हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर भी चर्चा का विषय रहेगा कि जो न्यायिक व्यवस्था है या जो न्याय व्यवस्था है, इस न्याय व्यवस्था को कायम करना अब जरूरी हो गया था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ सुधार हुए थे, जैसे कि प्रशासनिक सुधार हुए। प्रशासनिक सुधार में बेसिकली हमने क्या देखा, प्रशासनिक सुधार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने देखा कि सिविल सर्विसेज जो थी, सिविल सर्विसेज उनको जो है यहाँ पर लागू किया जा चुका था। इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। दूसरा हमने पुलिस प्रशासन की बात कर ली थी, और तीसरा हमने जो है आर्मी की बात कर ली थी। ठीक है, क्या इनसे ही सारा प्रशासन चल जाता? ऐसा नहीं था। रीजन ये है कि जब आप समाज में रहते हैं तो आपको अपराध जो है वो देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, कभी ये जानबूझकर होते हैं, कभी अनजाने में, और हर एक अपराध के पीछे आपको न्याय की आवश्यकता पड़ती है। अब जब न्याय की बारी आती है तो पहले का जो न्याय प्रणाली था वो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल न्याय प्रणाली हुआ करती थी। मतलब राजा महाराजा वाला जो न्याय प्रणाली है, या जो नवाबों का जो कह सकते हैं न्याय प्रणाली है, वो यहाँ पर लागू होता था। बेसिकली सामाजिक नियम जो है इन्हीं राजाओं के द्वारा ही उत्सर्जित होते थे, और यही कह सकते हैं कि सारी पावर का स्रोत होते थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी काफी समय तक ऐसा ही रहा, लेकिन अब जब इन सब चीजों की यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ये सब चीजें, तो अब ये भी हुआ कि जो कानून है, जो मानव निर्मित कानून है, उसकी अब यहाँ पर जरूरत पड़े। क्योंकि पहले जो कानून बनते थे, देखो राजा हो या सुल्तान हो या बादशाह हो, अलग अलग धर्मों ने जो भी अपने शासक चुने हैं उसमें शासक को सर्वोपरि और कई बार ईश्वर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद मानते हुए देखा है। इस क्रम में जब हम शासकों की बात करते हैं, फिर वो चाहे हिंदू शासक हो या फिर मुस्लिम शासक हो, तो जैसे हिंदू शासक रहे तो उन्होंने जो शास्त्रों में लिखे गए जो नियम कानून हैं मनुष्यों के जीवन जीने के लिए, उनका पालन किया। और जब सुल्तानों की बात करते हैं या बादशाहों की बात करते हैं, नवाबों की बात करते हैं, तो कई जगहों से हमको शरीयत कानून या जो इस्लामिक कानून है
और उनको देखने को हमें मिल जाता है कि उनके अनुसार वो रूल करते हैं और उसी के अनुसार सजा वगैरह जो किसी को देना है, न्याय प्रणाली जो होती थी वो प्रोपोगेट होती थी। यानी कि रूढ़िवादिता जो है, जो धर्म की रूढ़िवादिता हुआ करती थी, वो न्याय प्रणाली में कई जगहों पर देखने को मिलती थी। लेकिन अब उसमें जो है रिफॉर्म्स लाने की बात यहाँ पर हो रही है और कानून को जो है इस तरह की श्रेणी में लाया जाए जो मानव निर्मित कानून हो और मानव के लिए हो। इसका इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर होना शुरू हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में निश्चित रूप से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आगे चल करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून व्यवस्था को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए फौजदारी और दीवानी न्यायालय जो अदालतें हैं उनको उनका पृथकीकरण करना शुरू किया और साथ ही साथ जिला जज जैसी भूमिका जो है उसके समय में प्रधान हो गई। जिला जज के द्वारा दिए गए जो भी न्याय हैं उनको भी आप अपीलीय कोर्ट्स में जो है वो चैलेंज कर सकते थे, जैसे कि सदर अपीलीय अदालतें वगैरह जो होती थी उसमें आप उनको चैलेंज भी कर सकते थे आगे चल करके। उसने अलग अलग करके 4 प्रणाली भी बनाई थी न्याय की, या 4 भागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, जिसमें कह सकते हैं कि सिविल सर्किट्स जो हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जुडिशरीज के पार्ट में। साथ ही साथ और आगे इसका अगर हम पार्टिसिपेशन देखते हैं और बड़ा रूप देखते हैं तो इसमें सुधार कुछ इस तरीके से भी किए गए कि जैसे इस्लामिक सुधार हैं, जैसे इस्लामिक नियमों के सुधार हैं, तो उनको भी कुछ कानून ऐसे होते थे जिसमें जो दंड की कार्यवाही होती थी वो बहुत ज़्यादा सख्त होती थी, हाथ काट देना, पैर काट देना, ऐसे दूसरे शासकों के भी हुआ करते थे। तो इस तरीके की जो अमानवीय टाइप की जो न्याय व्यवस्था थी उसको समाप्त करने का प्रयास कॉर्नवालिस के इस समय में किया गया। तो ये सब जो पूरी का पूरा पोर्टफोलियो आपको दिखाई देता है या जो समझ में आता है, इस क्रम में एक और भी चीज हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि उन्होंने कोर्ट ऑफ सर्किट की स्थापना करी। कोर्ट ऑफ सर्किट की स्थापना करने के साथ साथ अगर देखा जाए तो तमाम प्रकार की जो सदर दीवानी अदालतें हैं, सदर दीवानी अदालतें वगैरह जो हैं आगे चल करके ये बंद कर दी गई और इनकी जगह पर मद्रास में, कलकत्ता में और बंबई में हाई कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट भी होने शुरू हो गए। साथ ही साथ लॉर्ड मैकाले के समय में अगर देखा जाए तो एक रिफॉर्म लाया गया, और लॉर्ड मैकाले के समय में रिफॉर्म इस तरीके से लाया गया कि जो कानून है उसको लिपिबद्ध किया जाए, मतलब लिखा जाए, कोडेड किया जाए, और 1833 में इस तरीके की चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी तरीके से रिफॉर्म के अंतर्गत लाई गई। विधि आयोग की स्थापना करी गई और विधि आयोग के प्रमुख के तौर पर लॉर्ड मैकाले को देखा गया। तो इस तरीके के जो न्यायिक सुधार हैं वो भी यहाँ पर लाने के प्रयास किए गए। कानून कुछ इस तरीके से बनाया गया जिसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और वो 2 चीज़ें क्या हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मैंने मिली थी, जो कि आपको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये एक तो कानून के समक्ष समानता का ध्यान रखा जाए, इस तरीके के कानून बने, और दूसरा जो है वो कानून का शासन बना रहे, इस तरीके के कानून बने। अर्थात अब वो ये चाहते थे कि शासन जो हो वो ट्रेडिशनल जो लॉ हैं उनका ना हो, क्षेत्रीय शासकों का ना हो, कानून का राज चले, कानून का शासन चले। ठीक है, एक तो ये चीज का ध्यान रखा गया, और दूसरा ध्यान रखा गया कि कानून के समक्ष सभी को समानता दी जाए, ऐसे कानून बनाए गए। लेकिन अब आप इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नाम के लिए थे, और ये सारी चीजें जो है वो ब्रिटिशर्स के पक्ष में ही हुआ करती थी। जब हम बात करते हैं कानून के समक्ष समानता की, तो वो भारत में जाति, धर्म, जो भी भेदभाव हुआ करते थे उन भेदभाव को तो इन्होंने समाप्त किया, लेकिन भारतीय और अंग्रेजों का जो ये भेदभाव है, इस भेदभाव को समाप्त करने में उनकी ना तो कोई इच्छा थी और ना ही उसमें सफल हुए। मतलब सफल क्या हुए, सफल तो होना ही नहीं चाहते थे, इच्छा ही नहीं थी, वो ये भेदभाव बना के रखते थे। तो उनका जो भेदभाव समाप्त करने का रीजन था वो यही था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वाला जो सिस्टम हमारे यहाँ होता था, और जो जातिगत हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद, जैसे कि प्राचीन नियमों में ऐसे ही होता था कि एक समान अपराध हुआ है तो समान अपराध में एक ब्राह्मण है, गैर ब्राह्मण है, तो गैर ब्राह्मण को ब्राह्मण से ज़्यादा सजा मिल जाती थी, या कई बार ब्राह्मण जो थे वो कम सजा पाते थे, ऐसी चीज़ें होती थी। तो इस तरीके की जो असमानता थी उसको तो यहाँ से समाप्त करने का प्रयास कानून ने किया। लेकिन जब हम एक यूरोपीय की बात करते हैं और जब हम एक भारतीय की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बाकायदे बना के रखा गया, बल्कि उसे और ज़्यादा बढ़ाया भी गया कि जैसे यूरोपियों के लिए न्याय व्यवस्था अलग रहेगी, इनके न्यायिक प्रणाली में जो जजेस वगैरह हैं वो केवल यूरोपीय जजेस ही शामिल हो सकते हैं, भारतीय जजेस इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे या नहीं शामिल होंगे। तो इस तरीके से जब कभी भारतीयों के साथ में इनके कोई डिस्प्यूट्स होते थे तो वो मामला यूरोपियन कोर्ट्स में जाता था, यूरोपियन जजेस वाले कोर्ट्स में जाता था, और वो अक्सर या तो बहुत नॉर्मल सी सजा देते थे या कई बार यूं ही बरी कर देते थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमेशा बना रहता था।
इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज के इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये रहा, जरा देखिए। लिखा है, दीवानी और फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव किसके समय में रखी गई थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं और ये हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले या फिर जॉन शोर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दीवानी और फौजदारी। दीवानी और फौजदारी का मतलब क्या है? दीवानी का मतलब होता है सिविल कोर्ट्स और फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, तो दीवानी और फौजदारी जो कचहरियां हैं, कचहरियों का मतलब कोर्ट से रिलेटेड रिलेशन है, श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव रखी गई इसके द्वारा। और ये नई व्यवस्था की नींव जो है वो किसने रखी थी? 4 ऑप्शंस हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड मैकाले या फिर जॉन शोर। 4 नामों में से कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर तो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन 1793 में कॉर्नवालिस ने आगे चल करके इसमें काफी सुधार किए थे और डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो भूमिका है वो फिर आपको यहाँ पर सामने देखने को मिल गई थी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने करी है और यहाँ पर नींव की ही बात करी जा रही है, शुरुआत की बात करी जा रही है। तो आंसर ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा 1793 में 1793 में न्यायिक संगठनों को और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदों को अलग अलग कर दिया गया? 4 ऑप्शंस यहां पर भी आपके सामने रखे हुए हैं और ये 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास में वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है वेलेजली और चौथा है लॉर्ड हर्डिंग्स। देखिए, बात क्या करी गई है 1793 की? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि न्यायिक संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए दीवानी जज और जिला कलेक्टर्स जो थे इनके ओहदों को अलग अलग कर दिया गया, यानी पृथक कर दिया गया। और ये जब पृथक करने की बारी आती है तो नाम जो है वो किसका आता है? लॉर्ड जो है वो कॉर्नवालिस का आता है। और इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज की जो है वो भूमिका वो बढ़ जाती है। और इसको चैलेंज करने के लिए सदर दीवानी अदालत सबसे बड़ी अदालत होती थी। ठीक है, सदर दीवानी अदालत जो होती थी ये सबसे बड़ी अदालत होती थी, हाईएस्ट अदालत होती थी। इसके बीच में छोटी छोटी कोर्ट्स भी हैं, वो एक अलग बात है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1793 में यही पॉइंट आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों के अंतर्गत हर जिले में दीवानी अदालत कायम की गई। अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने आपको यही बताया। जिसका प्रमुख कौन होता था? जिसका प्रमुख जिला जज होता था। ये भी मैंने अभी आपको लिखाया और दिखाया। अब बात यह है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है, ये डिस्ट्रिक्ट जज होगा कौन? मतलब ये किसके समकक्ष होगा? ये कहां से आएगा? मतलब किस फील्ड से आएगा, कैसे आएगा? तो क्या ये भारतीय पुलिस सेवा का व्यक्ति होगा, या फिर ये भारतीय सिविल सेवा का व्यक्ति होगा, या फिर ये भारतीय न्यायिक सेवा का व्यक्ति होगा, या फिर ये भारतीय सेना का व्यक्ति होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय सेना जैसा बात यहां पर तो नहीं आ सकती है। सिंपल सी बात है, जब जुडिशरी की बात हो रही है तो ये इन जगहों से आएंगे जो कि सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आते हो। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होते थे ये भारतीय सिविल सेवा, ठीक है, नागरिक सेवा के व्यक्ति होते थे। नागरिक सेवा के व्यक्ति यहां पर जजेस बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी देखें, यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर बी के बाद अगला कुछ प्रश्न हमारे पास में, जिला अदालतों के खिलाफ अपील पहले दीवानी अपील की 4 प्रांतीय अदालतों में हो सकती थी, उसके बाद अपील की आखिरी सुनवाई का अधिकार किस अदालत को हो गया था? जब हमने लेक्चर शुरू किया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि ये जो शुरुआत में प्रशासनिक सुधार कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए हैं उसमें इस पे अंतिम सुनवाई या अंतिम अपीलीय जो अदालत हुआ करती थी उस अदालत का नाम है सदर दीवानी अदालत। क्या नाम है उसका? सदर दीवानी अदालत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीजनों में बांट दिया था, 4 डिवीजन्स किए थे और उनमें से हर एक में क्षेत्रीय न्यायालय स्थापित किया गया था।
तो ये जो क्षेत्रीय न्यायालय है यानी कि रीजनल जो कोर्ट्स हैं, इन रीजनल कोर्ट्स का नाम क्या था? इन रीजनल कोर्ट्स को कहा जाता था कोर्ट ऑफ सर्किट। ठीक है, 4 ऑप्शंस वैसे दिए हैं इसमें, सदर दीवानी अदालत, कोर्ट ऑफ सर्किट, जिला अदालत या प्रांतीय अदालत। इनमें में से कोर्ट ऑफ सर्किट किसको कहा जाता था? कोर्ट ऑफ सर्किट कहा जा रहा है वो जो क्षेत्रीय न्यायालय स्थापित किए गए थे इनकी जगह पर, वो कहलाते थे कोर्ट ऑफ सर्किट। ठीक है, अब इसी कोर्ट ऑफ सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो इसी कोर्ट ऑफ सर्किट के द्वारा ही एक चेंज यहां पर लेकर के आया गया था, एक चेंज यहां पर लेकर के आया गया था जिसमें जो सदर निजामत जो अदालत है, सदर निजामत अदालत, उसका भी रिप्रेजेंटेशन होगा, सदर निजामत अदालत। अब इसमें इसका एस्टेब्लिशमेंट इसलिए हो रहा है कि जो इस्लामिक कानून में जो कट्टरता से, कठोरता से जो सजाएं दी जाती थी, उस सजाओं को थोड़ा सा कम किया जाए या फिर मानवीकृत किया जाए, मानवीय संवेदनाओं के अंतर्गत रखते हुए यहां पर रिफॉर्म्स जो है किए गए थे। और आगे चल करके आपको पता चलेगा कि ये जो सदर दीवानी अदालत है और ये जो सदर निजामत अदालत है, इन दोनों अदालतों को समाप्त कर दिया जाएगा और समाप्त करके हाई कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट होगा। ठीक है, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत जो है, ये दोनों को समाप्त करके क्या कर दिया जाएगा? हाई कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट आपको होते हुए देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसका आंसर आपको पता चल गया, बी। अगला क्वेश्चन है 1831 में किसकी अपील पर, मतलब किस व्यक्ति की अपील पर क्षेत्रीय न्यायालयों में एवं प्रांतीय अदालतों को खत्म कर दिया गया? मतलब क्षेत्रीय न्यायालयों को, वही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा यहां पर, कोर्ट ऑफ सर्किट। ठीक है, क्षेत्रीय न्यायालय इसी को बोला गया ना। तो क्षेत्रीय अदालतों को यानी कि क्षेत्रीय न्यायालयों को और प्रांतीय अदालतों को खत्म कर दिया गया और उनका काम पहले कमीशंस जो बैठाए जाते थे वो करते थे, अलग अलग कमीशन बैठाए जाने लगे, जांच आयोग बैठाए जाने लगे, और बाद में जिला जजों और जिला कलेक्टरों को यह काम सौंप दिया गया। यानी कि क्षेत्रीय न्यायालय और प्रांतीय न्यायालय की जगह पर जिला जज और जिला कलेक्टर जो है वो आने शुरू हो गए। तो ये काम किसने किया था? ये काम लॉर्ड मैकाले ने किया था, विलियम बेंटिंग ने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था या फिर मेटकॉफ ने किया था? ये काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो कि थोड़ा बहुत यहां पर सुधार लेकर के आए थे। कह सकते हैं कि जो न्यायिक प्रणाली थी उसमें सुधार में एक नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग का भी आता है कॉर्नवालिस के साथ साथ। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। विलियम बेंटिंग के न्यायिक सुधारों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपने जो देखा अभी थोड़ी देर पहले यहां पर कि 1831 में इस तरीके की जो मर्जिंग है, मर्जिंग ऑफ कोर्ट्स जो हैं, या इसको हटा करके जो दूसरे न्यू टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उससे किस प्रकार के सुधार हुए हैं, उससे सुधारों को अगर देखा जाए तो हमको पता चलेगा। सबसे पहले पूछा गया न्यायिक सेवा में काम करने वाले भारतीयों के दर्जे और अख्तियार बढ़ा दिए गए। मतलब न्यायिक सेवा में जो भारतीय काम कर रहे थे, ठीक है, जैसे जजेस हैं या फिर दूसरी जो भी पोस्ट हैं, उसमें जो भारतीय काम कर रहे थे उनके दर्जे यानी कि ओहदे जो हैं और अख्तियार बढ़ा दिए गए। क्या यह सत्य है? दूसरा, भारतीयों को डिप्टी मजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेट जज, प्रिंसिपल्स, सदर अमीन आदि नियुक्त किया गया। तीसरा, दीवानी अदालत की जगह सदर निजामत अदालत स्थापित किए गए। चौथा, 1835 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो यह पूछा जा रहा है विलियम बेंटिंग के न्यायिक सुधारों में क्या शामिल नहीं है? तो पहला वाला तो शामिल है, बिल्कुल सही बात है, न्यायिक सेवा में काम करने वाले जो भारतीय जज थे। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, वैसे तो अंग्रेजों की प्रणाली यह थी कि किसी भी स्तर में भारतीयों को अंग्रेजों की बराबरी करने का मौका ना मिले और उच्च पदों पर हमेशा जो है कौन आसीन रहे? ये जो अंग्रेज हैं ये आसीन रहे। और ये काम न्यायिक प्रणाली में, सेना में, प्रशासनिक इकाइयों में सब जगह लागू होता था। लेकिन जब विलियम बेंटिंग आते हैं तो ये थोड़ा सा अपग्रेडेशन करते हैं और ओहदे में और वेतन में वृद्धि करते हैं भारतीयों के लिए। अगर हम बात करें तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। भारतीयों को, अब देखिए ओहदा किस तरीके से, भारतीयों को डिप्टी मजिस्ट्रेट बनाया जाने लगा, सबऑर्डिनेट जज और प्रिंसिपल, सदर अमीन वगैरह जो है वो नियुक्त किया जाना शुरू किया गया। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना है कि अभी भी
ये इजाजत नहीं है कि वो जो यूरोपियंस हैं उनके मामले में इंटरफेयर कर सकें, अभी भी ये इजाजत नहीं हो रही है। दीवानी की जगह सदर निजामत अदालत स्थापित किए गए। ऐसा है, दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह, ये जो पिछला प्रश्न आपने पढ़ा हुआ है ना, ये इनकी जगह पर ये चीज यहां पर आ गई है। तो स्टेटमेंट ये वाला लिखा अगर होता तो ये बात सही हो जाती, लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि इसकी दीवानी अदालत की जगह पर सदर निजामत अदालत स्थापित किया गया। ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। और सदर निजामत अदालत जो है वो तो और पहले जो है कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे उनमें रिफॉर्म्स लेकर के आई थी, और इन दोनों को भी हटा करके अब इन दोनों की जगह पर यानी दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत जो है ये स्थापित नहीं किए गए, बल्कि इन दोनों की ही जगह पर 1865 में कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में हाई कोर्ट्स जो है वो एस्टैब्लिश कर दिए गए थे। मतलब ये वाला काम नहीं हुआ है, बल्कि इनके साथ साथ इन दोनों के को हटा करके ये वाला काम किया गया, ऐसे वाला है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा शामिल नहीं है रिफॉर्म्स में, तो सी वाला पॉइंट रिफॉर्म में शामिल नहीं है, अर्थात उन्होंने दीवानी अदालत की जगह सदर निजामत अदालत इंट्रोड्यूस नहीं करी है, बल्कि इन दोनों की जगह पर हाई कोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया, ये काम किया है। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट सी जो है वो समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 1833 में किसके नेतृत्व में भारतीय कानूनों की संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया गया है? ये 1833 की बात है। तो ये क्या किया गया है, या आप देख सकते हैं कॉर्नवालिस के समय में, मैकाले के द्वारा या चर्चिल के द्वारा या फिर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो जब बात करी जा रही है विधि आयोग की, तो जो विधि आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष के तौर पर ये लॉर्ड मैकाले जो थे। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले यहां पे सही आंसर होगा, ये हमको ध्यान रखना है। लॉर्ड मैकाले जो है क्या होगा यहां पर सही जवाब होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड मैकाले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसमें कोई ज्यादा इधर उधर हेरफेर करने वाली बात ही नहीं है। अब यहां पे एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और आपको रीजन बताना है उसका, क्या सही दिया है या नहीं। अंग्रेजों ने कानून के शासन या विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा को लागू किया। डेफिनेटली जब विधि के शासन की बात आती है उसकी आधुनिक अवधारणा क्या है? आधुनिक अवधारणा यह है कि आप अपने धर्म में विश्वास करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधुनिक अवधारणा यह कहती है कि समाज में देखिए पूरे कानून के शासन, कानून का शासन रहेगा, राजा का शासन नहीं है। थोड़ा सा इनडायरेक्टली मोड में अगर हम चलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर किसी दैवीय शक्ति का शासन नहीं है, किसी भी दैवीय शक्ति का शासन नहीं है, जबकि पहले दैवीय शक्ति के शासन को मानते हुए रूल किया जाता था। और कई जगहों पर तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि राजा को ही दैवीय शक्तियां प्राप्त होती थी, ये भी बात भी कई जगहों पर आपको देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें नहीं होंगी, जो राज होगा वो कानून का होगा। लेकिन इससे भी मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट जो लिया है वो बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने कानून के शासन या विधि शासन की आधुनिक अवधारणा को लागू किया था, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भारत की दशा सुधरने वाली थी। इसका बात यह था कि भारत में जो लोकल जो कानून के नियम हैं उन नियमों को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जब भारत में ये लोग आते हैं और भारत को जब ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं तो शुरुआत में ना तो यहाँ का प्रशासन वो खत्म कर रहे हैं और ना ही यहाँ की न्याय प्रणाली खत्म कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में जब आने लगा है कि धीरे धीरे हमें इसको कवर करना पड़ेगा, तो पहले प्रशासनिक इकाइयों में सुधार करके उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया और फिर न्यायिक प्रणालियों में भी इंटरफेयर करना शुरू हुआ है। और आगे चल करके जब इसके और आगे बढ़ेंगे तो ये धर्म और रीति रिवाजों में भी इंटरफेयर कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी न्याय तक ही रख रहे हैं इसको हम। तो ये वाला पॉइंट तो सही है। अब इसका कारण क्या लिखा है? विधि का शासन का तात्पर्य था कि उनका प्रशासन कम से कम सैद्धांतिक रूप में कानूनों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर कम से कम, यहां पर क्या है? कम से कम सैद्धांतिक रूप में कानूनों के अनुसार चलाया जाए, ना कि शासक की सनक या व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट मतलब कारण में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस कारण के अंतर्गत जो ये वाक्य लिखा है, ये वाक्य भी सही है, लेकिन यहां तो ये पूछा गया कि कथन का कारण क्या ये है? कारण ये नहीं है, एक कारण नहीं है। देखिए, विधि का शासन का तात्पर्य मतलब ये जो विधि शासन लिखा है इसका अर्थ ये है, यहां पर मीनिंग जो है
ए स्टेटमेंट की मीनिंग आर में सही लिखी हुई है। क्या मीनिंग लिखी है? कानून के शासन का मतलब यह होता है कि प्रशासन का कम से कम सैद्धांतिक रूप में कानूनों के अनुसार चलाया जाएगा। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रैक्टिकली जो है आपके लिए मतलब उसको फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि दैवी शक्तियों के भरोसे आप बैठे हुए हैं, उसके अनुसार चल रहा है कार्यभार, ऐसा नहीं होगा। और किसी शासक की सनद, अब जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, अब राजा साहब ने जो कह दिया वो जनता की इच्छा हो चाहे ना हो उसमें शामिल हो, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि जनता की इच्छा को वहां पे शामिल किया जाए। कानून के शासन का कानून बनता ही किससे है? इन सभी से मिलकर के बनता है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति की सनद, व्यक्ति का मतलब क्या है? किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार सारी प्रजा को डील नहीं किया जाएगा, बल्कि एक कानून बनाया जाएगा। कानून बनाने की एक बाकायदे संस्था होगी, वो संस्था कानून बनाएगी और उस कानून के माध्यम से ही रूल होगा। इसी को रूल ऑफ लॉ बोला जा रहा है। इसी का विस्तृत रूप आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। अब क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ ही रह रहे हैं, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। तो ए में जो बात लिखी है ये भी सही है, आर में जो बात लिखी है ये भी सही है, लेकिन ए का जो अर्थ है वो आर में है, ना कि ए का कारण आर में है। तो आर कारण नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट सही लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप हमारी? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, उस पॉइंट को आप समझिए। अगला पॉइंट है, अंग्रेजी राज के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी। यह स्टेटमेंट तो सही बात है। इस कथन का निम्नलिखित में से क्या आशय है? मतलब आप बताइए कि विधि का शासन, विधि के सम्मुख समानता का मतलब क्या है, यह पूछा जा रहा है। क्या अर्थ है विधि के समान शासन होने का? विधि, कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी मनुष्य, सब बराबर है कानून की निगाह में। यह मतलब था जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब दीनहीन लोग भी न्यायालय में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल गरीबों के लिए ही अदालतों के दरवाजे खुलेंगे, या केवल अमीरों के लिए अदालतों के दरवाजे खुलेंगे, गरीबों के लिए नहीं। अब गरीबों को भी न्याय मिलेगा। जिसका जुगाड़ है केवल उसी को न्याय मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है, सबको न्याय मिलेगा। तो यही है कानून के सम्मुख समानता या कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ जिसको बोलते हैं आप। तो ये तीनों इसमें शामिल हैं और इसका मतलब हो गया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आप ये मत सोचिए कि ये भारत के लिए फलकारी हुआ। ये भारत के लिए फलदायक नहीं है। उसका रीजन ये है कि इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। भारतीय और यूरोपीय यानी ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको समाप्त किया जाएगा। और इससे होगा क्या? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको नहीं समाप्त किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके जो उनके पक्ष में जो चीजें जाती थी वैसा वाला चीज वो शो करते थे सामने। वैसे तो भारत में सारे लोग बटे हुए थे जाति, धर्म, वर्ण के हिसाब से, तो वो ये दिखाना चाहते थे, आगे धर्म को भी इंट्रोड्यूस करना है ना, तो वो ये दिखाना चाहते थे कि हमारे यहां सब तरीके की इक्वलिटी है। मेरे हिसाब से ना कोई उच्च है ना कोई निम्न है, ना स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, हर चीज। ये वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है। तो जो पिछड़े हुए जो लोग थे उनको तो तेजी से अट्रैक्ट कर लिया गया और अब उनको भी न्याय दिया जाना शुरू कर दिया गया। तो एक बड़ा वर्ग जो है वो ब्रिटिश न्याय प्रणाली में बिलीव करना शुरू कर देगा। हालांकि और अच्छा होता कि अगर ब्रिटिश न्याय प्रणाली की बजाय भारत में ही ऐसी खुद की कोई न्याय प्रणाली डेवलप हुई होती, या फिर ब्रिटिश न्याय प्रणाली ने सच में भारतीय हितों के लिए ऐसा किया होता, तो ये ज्यादा अच्छा होता। परंतु ठीक है, उनके जाने के बाद हमने उनकी ये जो बुराई थी वही अच्छाई में हमने अब कन्वर्ट कर ली। स्वतंत्रता के बाद ही हमने सही सीख लिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता के अपवादों में निम्न में क्या शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता के अपवादों में, अब यहां अपवाद की बात करें, यानी कानून के समक्ष समानता कुछ अपवाद थे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो कौन सा अपवाद में शामिल नहीं है? एक ही अपराध के लिए निष्पक्ष रूप से एक ही सजा का प्रावधान, ये कानून के समक्ष समानता की बात है, जो कि यूरोपियों के अतिरिक्त भारतीयों पर ही लागू था। अब यही तो अपवाद है कि ये जो स्टेटमेंट है कि एक ही अपराध के लिए निष्पक्ष रूप से एक ही सजा का प्रावधान होता है, ये बात यूरोपियों पे लागू नहीं होती थी, ये बात सिर्फ भारतीयों पे लागू होती थी,
यही एक अपवाद है। तो ये तो पूछ रहा है कि अपवाद में शामिल नहीं है, तो ये तो अपवाद में शामिल हो गया। दूसरा, यूरोपियों और उसके वंशजों के लिए अलग अदालत और कानून थे। बिल्कुल सही बात है। यूरोपियंस और उनके जो भी वंशज होंगे उनके लिए अलग से कानून व्यवस्था रहेगी, उनकी कानून भी अलग होंगे, उनके जजेस भी अलग होंगे। तो ये भी बात सही है, ये अपवाद है। कानून में अगर समानता की बात है तो फिर वो भी है तो इंसान की कैटेगरी में ना, ये भी, और इंडिया में ही आए हैं तो इनके लिए भी वही कानून होना चाहिए था, लेकिन यहां पे अपवाद देखने को मिल रहा है। उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जजों के द्वारा ही की जा सकती थी, ये भी एक अपवाद था। तो फौजदारी मुकदमों की सुनवाई भी यूरोपीय जज ही कर सकते थे, कोई दूसरा नहीं। जटिल कानून अशिक्षित गैर जानकार किसानों की समझदारी से बाहर थे। देखिए, जो कानून आया उस कानून का ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये उस कानून का एक ड्रॉबैक है, लेकिन ये उसके अपवादों में से नहीं है। एग्जम्पशन कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस में से नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं है, ये अपवाद नहीं है। लेकिन इस कानून का कहीं ना कहीं जो एक ड्रॉबैक था, भाई कानून बहुत महंगा हो चुका था उस समय तक, कानून के लिए शुल्क जो है वो लगना शुरू हो गया था। इसके अलावा जो बड़े बड़े वकील थे वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाने के लिए, पहली बात तो कोर्ट्स जो है काफ़ी दूर हुआ करती थी, टाउन्स में हुआ करती थी, तो इतना खर्चा कौन उठाएगा। तो कई बार तो लोग यही दबा देते थे कि तुम जो उच्च वर्ग के लोग थे या फिर ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ के लोगों को यही कह के दबा देते थे कि भले ही तुमको कानून के समक्ष समानता दे दिया गया, भले ही कानून का दरवाजा खटखटाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन तुम जाओगे तो पैसा मेरे पास ही है, तुम्हारे पास है नहीं, तुम जीतोगे हो नहीं, यहीं सेटलमेंट कर लो। तो उसे मजबूरन दबना पड़ता था। तो व्यवस्था थी, लेकिन वो सिर्फ अंग्रेजों के हित के लिए थी या फिर अंग्रेजों की जो चापलूसी करने वाले भारतीय थे उनके हित के लिए थी बस। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी कानून व्यवस्था में ये थोड़ा सा एक लूप होल रह ही गया है कि अभी भी कानून व्यवस्था जो है वो काफ़ी खर्चीली है। बावजूद उसके भी भारतीय संविधान ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता सबकी है और जितना हो सके उतना निःशुल्क कानून सुविधा देनी चाहिए, राज्यों का ये कर्तव्य भी कहा गया है। परंतु ये कब साकार होगा ये अभी देखने का विषय है। तो यहां पर एक्सेप्शन के तौर पर अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। और मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि स्टडी IQ PCS का यूट्यूब चैनल जो है वो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और इस लेक्चर का यदि अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ना ना भूलिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको याद करा दूं, स्टडी IQ IAS के द्वारा UPSC IAS प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आपको वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल ही जाएंगी। बाकी की जो सारी क्लासेज हैं वो लाइव आपको मिलेंगी। एक ही दिन छूटा हुआ है अभी आपका। कोड का इस्तेमाल करिए विरद लाइव और तुरंत इस शानदार कोर्स का हिस्सा बन जाइए। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, और आपके SDM बनने का सपना साकार हो सके इसके लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रतिबद्ध है। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।